Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and in this lecture I'll be discussing the chapter Print Culture and the Modern World which is the 7th chapter of your history textbook. ठीक है, तो पहले मैं briefly थोड़ा बता दूँ इस chapter के बारे में. As the name suggests, Print Culture and Modern World में हमें पढ़ना है कि कैसे different forms of writing evolve हुई throughout time. कैसे पहले मैनुअली सब कुछ चीज़ें लिखी जाती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनती थी, ठीक है, और उनमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आती थी, कौन सा मोड ऑफ राइटिंग चीप था, कौन सा एक्सपेंसिव था. देन कैसे धीरे धीरे मैनुअल राइटिंग को चेंज किया मशीन राइटिंग ने, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आई, और कैसे फिर धीरे धीरे मास प्रोडक्शन होने लगा रिटर्न मटेरियल का, और इसने लोगों को कैसे इफ़ेक्ट किया. जब रिटर्न मटेरियल बल्क में अवेलेबल होने लगा तो लोगों की रीडिंग हैबिट्स डेवलप हुई और कैसे चेंज हुई, किस किस टाइप की रीडिंग हैबिट्स उन्होंने डेवलप की, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे इस चीज़ ने क्या इन्फ्लुएंस छोड़ा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में करनी है एंड वी हैव टू फोकस ऑन इंडिया एज वेल, कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया पर्टिकुलरली वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So the first topic, first printed books. So I'll just read it out first. The earliest print technology was developed in China, Japan and Korea. This was a system of hand printing. So please note hand printing. ठीक है, तो मतलब starting में हर जगह hand printing ही start हुई थी. ठीक है, from 594 AD onwards, books were printed in China by, please note this down, by rubbing paper against the ink surface of wood blocks. So if you can imagine, आप इसको पिक्चराइज कर सकते हैं, तो wood blocks पे जो भी लेटर्स या जो भी प्रिंटेड था, ठीक है, उसके ऊपर पेपर प्रेस करके, ठीक है, ये लोग इन्होंने अपनी प्रिंटिंग स्टार्ट की. ऑब्वियसली मशीन प्रिंटिंग नहीं थी, मैनुअल ही थी, बट थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर था. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side because both sides of the thin porous sheet could not be printed. ठीक है, सो ये आपको एक फर्स्ट बहुत ही हिस्ट्री में जाके एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट प्रिंटेड मटेरियल का. ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल. द चाइनीज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रिक्रूटेड इट्स पर्सोनल थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस. द इंपीरियल स्टेट स्पॉन्सर्ड द लार्ज स्केल प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन. द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशन इंक्रीज फ्रॉम 16th century and this increase the volume of print. Obviously अगर number of readers बढ़ जाएगा, number of users बढ़ेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी. ठीक है, तो इसीलिए it increase the volume of print, मतलब प्रिंटिंग की जो पेस है वो फास्ट हो गई. ठीक है, by the 17th century, so please note, keep noting down the timeline. ठीक है, हम कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं. अभी हमने आपका ये पढ़ा था 16th century. ठीक है, now we move on to the 17th century. By the 17th century, the use of print diversified in China because of a blooming urban culture. Print was no longer limited to scholar officials. ठीक है, तो ऊपर हमने क्या पढ़ा कि मेनली प्रिंटिंग मटेरियल का जो राइज हुआ था वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि रीडर्स जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टेकर्स थे वो बढ़ गए थे. ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा बुक्स प्रिंट होने लगी. बट अब 17th century तक आते आते जो रीडिंग है, जो बुक है, वो सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं और लोगों के लिए भी प्रिंट होने लगी. ठीक है, और लोगों में भी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होने लगी. मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंट इन डे टू डे लाइफ बिकॉज दे कलेक्टेड ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये यूज हो गया मर्चेंट्स के लिए. फिक्शनल नैरेटिव्स, पोट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्ले बिकेम द स्टेपल फॉर द रीडिंग पब्लिक. ठीक है, तो ये जनरल पब्लिक के लिए हो गया ये सब चीज़ें. रीडिंग एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ अ प्रेफर्ड लेजर एक्टिविटी. रिच वुमेन बिगैन टू रीड एंड मेनी ऑफ देम बिगैन पब्लिशिंग देयर पोट्री एंड प्लेस. सो दिस पैराग्राफ, इसमें आपको 2-3 सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जानने को मिला. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बाय द 17th century डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की रीडिंग हैबिट्स में क्या क्या चेंज आया. हमने मर्चेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने जनरल पब्लिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने विमेन फोक के बारे में पढ़ा. मतलब पहले रीडिंग हैबिट नहीं थी इन लोगों में और अब डेवलप हुई, तो कैसे कैसे इनका टेस्ट डेवलप हुआ रीडिंग में. ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. नाउ वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th century. सो यू कैन नोट ऑन द टाइम. ठीक है, कि अराउंड इस टाइम के आसपास आई थी.
As Western powers established their outposts in China, Shanghai became the hub of the new print culture, catering to the Western style schools. So this was about a brief history about print technology कि कैसे स्टार्टिंग में प्रिंटिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल धीरे धीरे बढ़ा. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू जापान. चाइना का हमने पढ़ा ऊपर, अब थोड़ा जापान का लेट्स फोकस ऑन. द बुद्धिस्ट मिशनरीज from China introduced hand printing technology into Japan around 768 to 770 AD. So please note down कि कहाँ किसने इंट्रोड्यूस की थी जापान में प्रिंटिंग हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? चाइनीज मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना. आपके 1 मार्कर में आ सकता है. ठीक है. द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा विच वॉज प्रिंटेड इन 868 AD, प्लीज नोट डाउन द टाइम एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, वॉज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक्स. तो ठीक है. सो ये अगेन 1 मार्कर में, इस चैप्टर में आपको 1 मार्कर बहुत मिल जाएंगे. नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ ऑथर्स, टाइम ऑफ पब्लिशिंग. ठीक है. Libraries and bookstores were packed with hand-printed materials of various types. These included books on women, musical instruments, calculations, tea ceremony, flower arrangements, proper etiquette, cooking and famous places. तो क्योंकि आप देखिए जब ये जो सारे टॉपिक्स लिखे हैं ये आज के टाइम में भी कितने ज़्यादा फेमस हैं. ठीक है. इनके ऊपर कितना रीडिंग मटेरियल आता है. तो आप ये सोचिए कि उस टाइम जब रीडिंग मटेरियल की, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत ही हो रही थी, तो कितना पॉपुलर हुए होंगे ये सारे टॉपिक्स, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम पीपल कुड एक्चुअली रीड ऑन दीज टॉपिक्स. ठीक है. दे कुड गेट अवेयरनेस. ठीक है, बाय रीडिंग. सो बहुत बल्क में प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में आने लगा. सो दिस वाज अबाउट जापान. नाउ वी मूव ऑन टू यूरोप. नाउ चाइनीज पेपर reached Europe via the Silk Route. So this is an important point कि Silk Route में बहुत सारी चीज़ों की ट्रेड होती थी, we know. So उसी रूट के थ्रू ये पेपर traveled from China to Europe. Marco Polo was a great explorer from Italy. He returned from China in 1295 and brought the knowledge of wood block printing along with him. ठीक है. जो हमने चाइना की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसमें वो वुड के ब्लॉक के ऊपर पेपर प्रेस करके, पेपर रब करके करते थे, तो वो टेक्नोलॉजी मार्को पोलो अडॉप्टेड एंड ही ब्रॉट इट बैक टू इटली. ठीक है. दस प्रिंटिंग बिगैन इन इटली and traveled to other parts of Europe. So you have to remember the name, that who brought the wood block technology to Europe. So Marco Polo, 1295. Please keep noting down these 1 markers. Okay, you can, if you want, then you can just note them down separately somewhere so that you can quickly revise. Okay, after you complete the chapter. Now, vellum was still the preferred material for printing the luxury editions. Vellum basically एक sort of parchment paper होता है जो animal skin से बनता है. ठीक है. So it was very expensive and इसलिए उसको थोड़ा luxurious माना जाता था for the elite. Vellum was still preferred material for printing the luxury editions because printed books were considered as cheap vulgarities. Vellum is a parchment made from the skin of animals. ठीक है. So paper के आने से पहले vellum was very popular. ठीक है. So जब पेपर आया, ये चाइनीज पेपर आया, तो पहले लोगों को लगा, स्पेशली जो एलीट क्लास थे, कि दिस इज अ वेरी चीप एडिशन. ठीक है. दिस इज नॉट फॉर अस. सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन इन यूरोप. नाउ कैसे कैसे यूरोप में कैसे कैसे बढ़ा. एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगैन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है. Book fairs were held. You all know what are book fairs. Book fairs were held at different places. Production of handwritten manuscripts was also organized in new ways to meet the expanded demand. अब आप देखिए, अगर डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो हमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए डिमांड को मीट करने के लिए. और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे ये मैनुअली लिखे जाते थे, तो इनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, स्क्राइब्स जिनको हम कहते हैं. ठीक है. Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons but increasingly by booksellers as well. ठीक है. तो employment बहुत बढ़ गई scribes की. Now, copying was an expensive, laborious and time-consuming business. Manuscripts were fragile. Fragile मतलब delicate. तो ये जो पैराग्राफ अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो आप ये कर सकते हो कि वाई मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकेम अनपॉपुलर लेटर. ठीक है. या फिर क्या डिफिकल्टी थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में.
So manuscripts were fragile, awkward to handle, and could not be carried around or read easily. Their circulation therefore remained limited. ठीक है. Now by the early 15th century, woodblocks were widely used in Europe to print various materials. It almost replaced the books made by calligraphy. तो obviously woodblock printing के आने के बाद the pace of printing it sped up. ठीक है. एंड कैलीग्राफी को उसने रिप्लेस कर दिया. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीड बढ़ गई थी उसके आने से. अब ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, सो इसमें देखते हैं क्या है. प्लीज नोट डाउन एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली. Gutenberg was the son of a merchant. Since his childhood, he had seen wine and olive presses. He also learned the art of polishing stones and became a master goldsmith and also became an expert in creating lead molds. ठीक है, molds मतलब सांचे. Such molds were used for making trinkets. Now, तो ये सब skills उनके पास बचपन से आ गई थी. ठीक है. Now, Gutenberg used his knowledge to bring innovation to the print technology. He used the olive presses as the model for the printing press and used the molds for casting the metal types for the letters. Gutenberg perfected the system by 1448 and the first book he printed was the Bible. So this is an important invention. ठीक है, कि कैसे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया. एक ऑलिव प्रेस एंड जो मोल्ड्स थे उनके पास उनसे. ठीक है. Initially, the printed books resembled the written manuscripts in appearance and layout. In the 100 years between 1450, मतलब 1448 के आसपास उन्होंने इसको बनाया था. So in the 100 years between 1450 and 1550, printing presses were set up in most parts of the Europe. So obviously ये बहुत important invention थी. तो it spread across the entire European continent, and the growth of the print industry was so good that about 20 million books appeared in the European markets in the second half of the 15th century. In the 16th century, this number went up to about 200 million copies. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. कैसे कि एक तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है. सो आपको ये याद रखना है कि किसने वो इनोवेशन की, उनका क्या बैकग्राउंड था, कैसे उन्होंने ये इनोवेशन की, और फिर उसके बाद कैसे यूरोप ने इसको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में हेल्प किया. ठीक है, कि कैसे धीरे धीरे प्रिंट कल्चर बढ़ता चला गया यूरोप में इस इन्वेंशन के बाद. So this is about Gutenberg and the invention of press. Now we move on to the next topic. That is the print revolution and its impact. So पहले मैं आपको बता दूं, प्रिंट अगर आप थोड़ा सा खुद गेस कर पा रहे हो, प्रिंट रेवोल्यूशन मतलब जब इतने लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट रीडिंग मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में आने लगा, तो ऑब्वियसली लोगों के जो दिमाग हैं वो थोड़े खुलेंगे, लोग ज़्यादा अवेयर होंगे. ठीक है, they may start questioning the undue advantage taken by other people, the authority that people impose on them, and जो भी उनको गलत लग रहा है, लोगों को लगा कि नहीं, we should raise our voice. ठीक है, सो देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ. सबसे पहले तो प्रिंट रेवोल्यूशन का. विद द प्रिंट टेक्नोलॉजी अ न्यू रीडिंग पब्लिक emerged. बुक्स बिकेम चीपर बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग. ठीक है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में प्रिंटेड मटेरियल आने लगा, तो जो प्राइस है वो धीरे धीरे गिरेगा ऑफ कोर्स. ठीक है. न्यूमरस कॉपीज कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड विद मच ईज. दिस हेल्प्ड इन केटरिंग टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप. नंबर ऑफ रीडर्स बहुत बढ़ गए. एक्सेस टू बुक्स इंक्रीज फॉर द पब्लिक. दिस हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग. Literacy level was very low till the 20th century in Europe. Printers kept in mind the wider reach of the printed network. Popular ballads and folk tales were published, which could be listened to by even the illiterates. Literate people read out stories and ballads to those who could not read. तो क्योंकि literacy level low था, but this did not stop from this print culture spreading. क्योंकि जो illiterate लोग थे उनको कौन सुनाता था पढ़ पढ़ के, जो लिटरेट, जिनको पढ़ना लिखना आता था, जो लिटरेट लोग थे. ठीक है. नाउ ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड. ठीक है. द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड. ठीक है, जो पढ़ के सुनाते थे और जो सुनते थे. ठीक है. सो दैट कल्चर डेवलप एंड प्रोग्रेस्ड. सो ये तो हमने पढ़ा कि एक रीडिंग पब्लिक बन गई. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रीडिंग पब्लिक,
So you can explain these points. Now, religious debates and fear of print. Now, अब reading public तो बन गई, उसके बाद क्या हुआ, उनको उनके माइंड्स पे कैसा इन्फ्लुएंस हुआ इससे, सो देखते हैं, और रिलीजन में क्या रोल प्ले किया इसने, तो वो हम देखते हैं. Print created an opportunity of a new debate and discussion. Those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. People began questioning some established notions of religion. So please note this point down. ठीक है कि जो किसी अथॉरिटी से, कोई भी अथॉरिटी, रिलीजियस अथॉरिटी या पॉलिटिकल अथॉरिटी, उससे डिसएग्री करते थे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते थे, अब वो अपने वो व्यूज को राइटिंग में लिख सकते थे एंड दे कुड सर्कुलेट इट. ठीक है, और उन्हीं आइडियाज़ को पढ़ के, उन ओपिनियंस को पढ़ के लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को. ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे एक इंसान को गलत लग रहा है और उसने अपने आइडिया दूसरे को बताया, तो ऑब्वियसली दूसरा इंसान अगर उससे सहमत हो रहा है तो जो ओपिनियन है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, एक कलेक्टिव ओपिनियन बन जाएगा. ठीक है, सो ये सब होने लगा. तो धीरे धीरे लोग थोड़े रिलीजियस अथॉरिटीज के अगेंस्ट बोलने लगे. ठीक है, ऑपोजिशन में. इट वॉज फियर्ड दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड एंड रेड, देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड. तो जो अथॉरिटीज थी, चर्च अथॉरिटीज, उनको डर लगने लगा. अभी हम देखेंगे आगे उन्होंने क्या किया इसके लिए. इफ दैट हैपेंड, the authority of the valuable literature would be destroyed. For the orthodox people, it was like a challenge as they feared the disturbance in the old order. In fact, the Protestant revolution in Christianity began because of the print culture. इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे हुआ प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन. ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है एज इट इज ये. पर उससे पहले ये क्या कह रहे हैं कि जब लोग ये मॉडर्न लिटरेचर पढ़ने लगे, एडवांस लिटरेचर, तो जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, थोड़े कंजर्वेटिव लोग थे, उनको लगा कि जो वैल्यूएबल लिटरेचर है उनकी नज़रों में, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि लोग मॉडर्न लिटरेचर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो ओल्ड लिटरेचर है, ठीक है, कंजर्वेटिव लिटरेचर है, लोग उसको वैल्यू करना बंद कर देंगे. ठीक है, और इसी के चलते एक प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. तो देखते हैं उसमें क्या था. ठीक है, इन 1517 the religious reformer Martin Luther wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. ठीक है, Catholic Church. So if you know, Christians में दो sects होते हैं, एक कैथोलिक एंड एक प्रोटेस्टेंट. ठीक है, सो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक थीसिस लिखी. नाउ अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पेस्टेड ऑन अ चर्च डोर इन विटनबर्ग. It challenged the church to debate his ideas. Luther's writings were immediately reproduced in vast numbers and read wisely. तो उन्होंने जो आइडियाज़ लिखे वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए बाय वे ऑफ दिस प्रिंट टेक्नोलॉजी. उसकी कॉपीज़ बनी एंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एंड ऑब्वियसली बहुत लोगों ने उनके साथ अग्री भी किया. This led to a division within the church and to the beginning of the Protestant Reformation. Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks, and a second edition appeared within 3 months. Deeply grateful to print, Luther said, printing is the ultimate gift of God and the greatest one. So, आप ये जो लाइन है आपको एज इट इज आ सकता है जस्टिफाई इट कि वाई डिड मार्टिन लूथर से दिस लाइन, बिकॉज इसी टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी जो थीसिस थी, उनका जो मटेरियल था जिसमें उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, वो पूरी दुनिया तक पहुंच सके. ठीक है, और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जनरेट हो सका इस वजह से. सो दिस इज अबाउट द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन. चर्च ने कैसे रिएक्ट किया? द रोमन चर्च फेल्ट ट्रबल्ड बाय न्यू आइडियाज विच रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ फेथ. इट इवन स्टार्टेड टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558. प्रोहिबिटेड बुक्स मतलब जिनको पढ़ना बैंड है. ठीक है, ऐसी बुक्स, ठीक है, जो कि चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रही हैं या कोई और रिलीजियस प्रैक्टिस को क्वेश्चन कर रही हैं, तो उनका यूज़ बैन कर दिया. उन्होंने एक इंडेक्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑन रिलीजन. नाउ रीडिंग मेनिया. आपको अगर नाम से ही समझ आ रहा हो, रीडिंग मेनिया क्या मतलब है कि कैसे लोगों में धीरे धीरे रीडिंग का क्रेज बढ़ने लगा और कैसे उनकी रीडिंग हैबिट्स और रीडिंग टेस्ट्स डेवलप हुए, किन किन फील्ड्स में. ठीक है,
So the literacy levels improved through the 17th and 18th centuries in Europe. Obviously literacy level पढ़ेंगे, this is a cycle. पढ़ रहे हैं, they are starting to read, तो literacy levels बढ़ रहे हैं, और literacy levels बढ़ रहे हैं तो reading habits भी और बढ़ रही हैं, ठीक है. By the end of the 18th century, literacy rates were as high as 60 to 80% in some parts of Europe. The growth in literacy levels created a reading mania among the people. ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लोगों की लिटरेसी एजुकेशन लेवल बढ़ने लगी, लोगों को रीडिंग का और शौक होने लगा. Book sellers employed peddlers who roamed around the villages to sell books. अपने साथ बुक्स लेके घूमते रहते थे बेचने के लिए. Periodicals, novels, almanacs, etc. formed the staple for the reading mania. The periodical press developed from the early 18th century, combining information about the current affairs with entertainment. Newspapers and journals carried information about wars, trade, etc., as well as news of developments in other places. तो ये हम सबको पता है. आपको ये एक वही आ सकता है छोटे से उसमें क्वेश्चन में कि क्या रोल था पीरियोडिक प्रेस का, न्यूज़पेपर्स का, जर्नल्स का. ठीक है. नाउ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक. इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for a penny so that even the poor could buy them. So आपको आ सकता है what were penny chap books and why were they called so? Because they just cost a penny and they were carried by petty peddlers known as chapmen. ठीक है, in England. और वो इतनी cheap क्यों थी? ताकि everyone could afford them. So this was in England. ऐसे फ्रांस में, in France were the बिलियोथिक ब्लू विच वर उसको प्रोनाउंस बिलियू ऐसे करेंगे, विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स. तो बस वो ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो रीडिंग मटेरियल है, जो प्रिंटेड मटेरियल है, वो हर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी के पास पहुंचा. ठीक है, जो लोअर स्ट्रैटा है उनके लिए भी अफोर्डेबल बना धीरे धीरे आके ये हर जगह. Ideas of scientists and philosophers became more accessible to the common public. तो अब ये जब बुक्स फैलने लगी, अफोर्डेबल होने लगी और एक्सेसिबल होने लगी जनरल पब्लिक को, तो अब उन बुक्स में जो लिखा था डिफरेंट टॉपिक्स पे बुक आती थी. ठीक है, सो डिफरेंट फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स. ठीक है, ये अपनी आइडियाज बुक्स में लिखते थे एंड वो जो आइडियाज हैं वो पब्लिक तक पहुंच जाते थे. When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. तो क्या हुआ कि जो लोग साइंस के पर्सपेक्टिव से ही सोचते थे, उनको अब ज़्यादा नॉलेज मिलने लगी by way of the printed ideas of these scientists. ठीक है. The writings, अच्छा ये था scientists and philosophers. Now the writings of thinkers like Thomas Paine, Voltaire and Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. New ideas could be debated and shared with a wider target audience. तो जैसे हमने साइंटिस्ट का पढ़ा वैसे ही थिंकर्स का. ठीक है, इनके आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगे एंड जो लोग इनकी तरह सोचते हैं, ठीक है, या इनके व्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, उनको भी और नॉलेज मिलने लगी बाय वे ऑफ दिस प्रिंटेड मटेरियल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing the remaining topics. ठीक है, only a few topics are left and the questions and answers. ठीक है, so thank you so much for watching my video and we'll be back with the next lecture soon. Thank you.